नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार, क्योंकि अलंकार हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम अलंकार को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारे प्रश्न गलत ना हो। जो भी बच्चा क्लास को देखे उसका अलंकार से आने वाला हर डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, और उसे अलंकार की अच्छे से पहचान हो जाए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अलंकार होता क्या है? अलंकार होता क्या है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार या आप आभूषण कह सकते हैं, ठीक है। अलंकोरित इति अलंकार अर्थात जो अलंकृत करता है, जो श्रृंगारता है, जो काव्य को श्रृंगारता है, उसे कहते हैं अलंकार। निष्कर्ष में हम ये भी कह सकते हैं कि अलंकार काव्य को रमणीयता देता है। क्या देता है? रमणीयता देता है। ये स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार का क्या काम है काव्य में, तो काव्य को रमणीयता देता है, काव्य को श्रृंगारता है अलंकार, ठीक है। अब अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ तो जो काव्य है उसमें शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़े, ठीक है, शब्दों के द्वारा यहाँ सौंदर्य बढ़ता है, रमणीयता आती है, वहाँ पर तो होता है शब्दालंकार। और जहाँ शब्दों के अर्थों के द्वारा रमणीयता आती है या आप कह सकते हैं काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, तो वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अगर ऐसा कोई मतलब काव्य पंक्ति है जहाँ शब्दों से भी सौंदर्य बढ़ रहा है और अर्थों से भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उभय अलंकार, उभय अलंकार वहाँ पर होता है, ठीक है। अगर प्रकार पूछे जाए, भेद पूछे जाए, तो अलंकार के मुख्य दो ही भेद है, लेकिन अगर ऐसी कोई पंक्ति आ जाती है वहाँ पर भी शब्द अलंकार भी है, अर्थ अलंकार भी है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उभय अलंकार हो जाता है। अब आजकल जो प्रश्न हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाने लगे हैं। पहले तो सीधे सीधे हमें एक पंक्ति दे दी जाती थी और पूछा जाता था कि कौन सा अलंकार है, वो भी गिने चुने अलंकार पूछे जाते थे, लेकिन आजकल बहुत डीपली पूछा जाने लगा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द अलंकार होते हैं वो 7 होते हैं। शब्द अलंकार कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, पुनरुक्ति बदाभास हो गया, बीप्सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया और ब्रकोक्ति हो गया। ये सातों के नाम आपको रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार पेपर में ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे 3 अलंकार आपको शब्दालंकार में से दे दिए और एक दे दिया अर्थालंकार, और आपसे पूछा जा सकता है इसमें से शब्दालंकार का जो भेद या प्रकार कौन सा नहीं है। जहाँ पूछा जा सकता है कि इनमें से अर्थालंकार का भेद कौन सा है। तो आपको ये 7 नाम अगर याद हो गए, आपको शब्दालंकार का पता होगा, तो आप अर्थालंकार का भी पता कर पाएंगे, ठीक है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, दृष्टांत, ये कुछ मुख्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है जो अर्थालंकार है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। आगे है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार। अब भाई अनुप्रास अलंकार से सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता कि आवृत्ति आ गई और हो गया अनुप्रास अलंकार। अब जो अनुप्रास के भेद हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। हर एग्जाम में, छोटा हो बड़ा हो, हर एग्जाम में अनुप्रास के भेद पूछे जाते हैं, और अनुप्रास के भेद की अच्छे से पहचान होगी तो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे कि ये अनुप्रास का कौन सा भेद है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूं कि अनुप्रास के जो भेद हैं उनकी क्या पहचान होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। यहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। कोई वर्ण है बार बार आ रहा है काव्य पंक्ति में, तो वहाँ क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है।
वहाँ क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर च आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, तो यहाँ पर क्या हो गया, प बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आपको समझना है अनुप्रास के जो भेद हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है कि चलो बच्चों को समझ आ रहा है, हमें अगली क्लास बनानी चाहिए। पता नहीं क्यों शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, लॉन्ग वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जहाँ तक मेरे से बन पाया, मैं आपको चाहती हूँ कि एक एक हिंदी ग्रामर की चीज़ समझाऊँ और आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। अब देखो जी, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है शेक का अनुप्रास। शेक का अनुप्रास, जहाँ स्पेस नहीं डाला गया, शेक का अनुप्रास। अगर आपसे कोई शेक का अर्थ पूछे ना, तो शेक का अर्थ होता है, शेक का अर्थ होता है चतुर। इसे कहा जाता है कि ये चतुर लोगों का, चतुर मनुष्यों का अलंकार है शेक का अनुप्रास, ठीक है। अब एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। जो शेक का अनुप्रास होता है, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है। मतलब क्या है, वर्ण एक भी हो सकता है, ठीक है, वर्ण एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी आवृत्ति है, उनकी रिपीटेशन है, रिपीट होंगे, एक ही बार रिपीट होंगे, होंगे भी क्रम से। जैसे यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हुई है तो आगे चल के उसी वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर होगी, ठीक है। मतलब कि वर्ण एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति एक बार होगी, वो भी क्रम से, ठीक है। उदाहरण से आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। तो जो करुणा कलित है, यहाँ पर क की किसकी आवृत्ति हुई है, क की, क्रम से हुई है। करुणा में आ गया, फिर कलित में क आ गया, ठीक है। एक ही वर्ण की और एक ही बार आवृत्ति हो गई, तो ये समझ ले कि यहाँ पर हो गया शेक का अनुप्रास। अगला जो उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार ब्यारी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें क्या लिखा है कि एक वर्ण हो चाहे अधिक वर्ण हो, लेकिन आवृत्ति एक बार हो और क्रम से हो, ठीक है। ये चीज़ नोट करनी है। कानन कठिन, क की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, क की, क आ गया, क आ गया, आवृत्ति एक बार हो गई, यहाँ पर क आ गया तो इसके द्वारा फिर यहाँ रिपीट हुआ, क आ गया। क की आवृत्ति आ गई, यहाँ पर भ आ गया और भ आ गया, भ की आवृत्ति हो गई, ठीक है। फिर आगे घ की आवृत्ति हो गई, उसके बाद बै की आवृत्ति हो गई। मतलब कि पहले उदाहरण में क्या हो गया, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार आ गई क्रम से, तो हो गया शेक का अनुप्रास। अब दूसरे जो उदाहरण है, इसमें क की आ गई, भ की आ गई, घ की आ गई, ब की आ गई, अनेक वर्णों की आवृत्ति हो गई एक बार क्रम से, तो क्या हो गया, यहाँ पर शेक का अनुप्रास हो गया। मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद भी किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। शेक का अनुप्रास अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको। सेम चीज़ लगेगी लेकिन बहुत अंतर है। यहाँ वृत्ति के अनुसार, आपको वृत्तियाँ मैं बता दूं कि वृत्तियाँ वैसे तो 5 मानी जाती हैं, लेकिन जो मुख्य जो वृत्तियाँ मानी गई हैं, मान्यता मिली हुई है वृत्तियों को, वृत्तियाँ होती हैं काव्य में, वृत्तियाँ जो होती हैं, इसे मुख्य रूप से तो वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन जो मानी गई हैं, जिनको मान्यता मिली हुई है, वो 3 वृत्तियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, आप थोड़ा सा इसको, एक तो होगी कोमलावृत्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि अनुप्रास के किस भेद में वृत्तियाँ होती हैं। कोमलावृत्ति हो गई, एक हो गई परुषावृत्ति हो गई,
और एक हो गई उपनागरिका वृत्ति। इस प्रकार से उपनागरिका वृत्ति होती है, ठीक है। कोमला वृत्तियाँ तो वहाँ होती हैं, यहाँ पर मतलब कि कोमल वर्ण होते हैं, यर अलेवा कह लीजिए, इस प्रकार के वर्ण आ जाएं। परुष का मतलब क्या होता है? परुष क्या होता है? कठोर होता है। परुष का अर्थ होता है कठोर। जहाँ टय वर्ग की वर्णों की आवृत्ति हो जाए वहाँ पर परुषावृत्ति होगी। इसके अलावा जहाँ आ जाए बिंदी वाले शब्द, जैसे नहीं होता है, जैसे आ गया रघुनंद, यहाँ पर नंद की बिंदी आ गई। इसके अलावा आ गया आनंद, रघु, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नंद, नम, इस प्रकार से मतलब कि बिंदी वाले शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर उपनागरिक का वृत्ति होती है। और जहाँ पर टय वर्ग आ जाए, इसके अलावा द्वित व्यंजन आ जाए। द्वित व्यंजन मतलब जैसे हम बच्चा नहीं लिखते, जहाँ द्वित व्यंजन आ गए तो ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर परुषावृत्ति होती है। तो ये वृत्तियाँ 3 होती हैं जो मान्यता मिली हुई जिनको, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तब हमने जानना क्या है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास की पहचान क्या होती है? जहाँ वृत्ति के अनुसार, जहाँ वृत्ति की बात आई तो चलो मैंने सोचा क्लियर कर दें। एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति आती है, तो क्या समझे कि वर्ण वहाँ भी एक या अनेक ही था, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति। वहाँ पर क्या था शेकानुप्रास में कि एक या अनेक वर्णों की एक ही बार आवृत्ति, वो भी क्रम से। अब यहाँ वृत्तानुप्रास में क्या है कि वर्ण एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति भी अनेक बार होगी, आवृत्ति भी उनकी अनेक बार होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? वृत्तानुप्रास होगा। जैसे कंकन, किंकन, नुपुर, धुनी, सुनी, तो वहाँ यहाँ क की आवृत्ति कितनी बार आ गई? दोनों में, इन दोनों शब्दों में ही क 4 बार आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एक ही वर्ण की बहुत बार आवृत्ति होगी। कहत, लखन, सन, राम, हृदय, गुनी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया वृत्त्यानुप्रास। नेक्स्ट है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर, बहुशाए, तो यहाँ पर क्या हो गया? त आ रहा है। अनेक वर्णों की, एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो गई, या अनेक वर्णों की भी अनेक बार आवृत्ति हो सकती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। आगे देख लीजिए एक और उदाहरण। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, सहु, जाही, निरंतर, गावे, तो यहाँ पर स ने इस प्रकार से आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आगे है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या सुनने से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ किसी एक ही स्थान से, जैसे हमारी उच्चारण ध्वनियों के उच्चारण स्थान नहीं होते, कोई कंठ ध्वनि होती है, कोई तालु होती है, कोई मूर्धा होती है, कोई दंत्या होती है, मतलब कि एक ही स्थान से उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों की जब आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे कंठ तालु मतलब के कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ आ जाए, या सारी की सारी तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनि आ जाए, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास, सीदत निसीदिन, देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पर दंत ध्वनियाँ दिख रही हैं। आगे दिनांत था वे दिन, नाथ डूबते सधेनु, आते गृह ग्वाल वाल थे, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर एक ही स्थान से बोली जाने वाली ध्वनियों की अगर आवृत्ति आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है श्रुत्यानुप्रास समझ आ गया होगा। शेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अच्छे से समझ आ गया। तो अब देखते हैं हम अनंत्यानुप्रास, ठीक है। यहाँ पदांत में, ये आसान है बिल्कुल, पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। पदांत मतलब कि यहाँ पंक्ति का अंत हो रहा है, यह जैसे जहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ तो वहाँ पर या तो स्वर आएगा और एक ही स्वर आएगा, दोनों पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर आएगा, या व्यंजन आएगा तो भी एक ही आएगा। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, आई आ गया, ई स्वर आ गया यहाँ पर। प्राण जाए पर वचन ना जाई, ईश्वर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? अनंत्यानुप्रास हो गया। आगे नेक्स्ट जो उदाहरण है, ये उदाहरण भी आप ध्यान में रख लेना, कभी कभी भाई किस्मत से वही आ जाता है। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, अयन आ गया ना यहाँ पे, अयन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन, तो यहाँ पर अयन अयन आ गया, न आ गया, व्यंजन की आवृत्ति एक की हो गई, अंत में आवृत्ति एक ही व्यंजन की हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनंत्यानुप्रास
हो गया। आगे देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास इसको आप थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से, बाकी उदाहरण पेपर में आ भी सकता है। मुझे नहीं पता, अभी जो लॉन्ग वीडियो बहुत कम बच्चों ने देखी है, लेकिन शॉर्ट में मैंने जो तत्सम तद्भव करवाए थे, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने इन शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करवाए थे, उन सब से जब अब CET का पेपर हुआ हरियाणा में, तो बहुत सारे उदाहरण सेम के सेम शब्द एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जिस बच्चे ने देखा था उसे पता होगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सेम ही वीडियो से आए हुए हैं। तो लाटानुप्रास, लाटानुप्रास को कैसे समझेंगे? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में, अन्वय क्या होता है? मेल होता है, ठीक है, भेद हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इन दोनों जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इनमें सपूत और कपूत का अंतर है, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी वैसे हैं, बाकी सब की मतलब कि आवृत्ति हुई है, सारे शब्दों की, वाक्यांशों की, मान लीजिए वाक्य खंड की आवृत्ति हुई है, लेकिन मेल यहाँ पर इस सभी शब्दों का कह लीजिए, वाक्य खंड का कह लीजिए, ये इतना वाक्य खंड है, इसका मेल हुआ है स्पूत के साथ, और यहाँ इसका मेल हुआ कपूत के साथ, बस यही अंतर है। और स्पूत और कपूत के साथ मेल होने से इसका जो अर्थ है बिल्कुल चेंज हो गया। पूत स्पूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब बस मतलब कि मेल का फर्क होता है। वाक्य खंड आपको, क्योंकि इतना टफ भी नहीं मिलेगा आपको, वाक्य खंड का तो पता है। जैसे किसी भी वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाए और उसमें जो जिस शब्द से आवृत्ति, जिस शब्द से उसके साथ मेल किया जा रहा है वो अलग हो जाए, जैसे स्पूत और कपूत हो गए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ना हेतु, नरकता हेतु। आगे है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो ये काव्य खंड है, ठीक है, वाक्य खंड है ये। तो इसकी जो आवृत्ति हो गई, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं, मतलब इस प्रकार से क्या आवृत्ति हो गई है। लेकिन जैसे हम नहीं कहते, एक तो हम कह दें कि जाने दो, ठीक है, एक तो हम कह दें कि जाने दो, एक हमने जाने दो मत मारो, एक हम कह दें मत मारो, आगे लिख दें, ठीक है। तो एक मैं कह दूं कि जाने दो मत मारो, तो अर्थ चेंज हो गया ना। जाने दो मत मारो तो मारने के लिए निषेध किया जा रहा है, जाने दो मत मारो इसका मतलब मारने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार से ये कॉमा से जो अर्थ मतलब चेंज हो गया इसमें। तो बाकी जैसे नरकता हेतु उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो यहाँ ऐसे अगर आपको काव्य पंक्तियाँ मिल जाएं तो वहाँ पर क्या होएगा? लाटानुप्रास होएगा। तो आज हमने सिर्फ किया है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास से लगभग प्रश्न अनुप्रास से पूछा ही जाता है। तो अनुप्रास के भेद बहुत पूछे जाने लग रहे हैं। करने को तो एक ही वीडियो में हम सब कुछ समेट देते, लेकिन करने का फ़ायदा क्या जब बच्चों को समझ ही ना आया। तो 2 पार्ट हम और करेंगे, एक अच्छे से शब्द अलंकार कर लेंगे और एक अर्थ अलंकार, जो मेन है, जो मोटी मोटी पहचान है। तो उम्मीद है आपका अलंकार से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, वीडियो को देखें भी, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं अलंकार की नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से करेंगे बिल्कुल, ताकि कभी ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना ना पड़े और प्रश्न गलत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।